हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हमारा 2 नवंबर का जो प्री सिक्योर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा प्री सिक्योर के बारे में समझ लेते हैं कि है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, करना कैसे है, मतलब अपन चाहते क्या है इस सीरीज से, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो, जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं, हम ये करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं इस प्री सिक्योर सीरीज में। डेली डिस्कस करते हैं मंडे टू सैटरडे। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा होगा पिछले कुछ दिनों में, उसको हम लोग 5 एमसीक्यू पर डे के हिसाब से करते हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ जो पेपर होगा, इट विल बी फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। जब 25% के आसपास का जो पेपर है वो अगर करंट अफेयर्स से आ रहा है, तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जब एग्जाम में केवल 100 दिन के आसपास बाकी होंगे, 3 महीने के आसपास अगर एग्जाम में केवल बाकी हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। कई बार केवल पढ़ने से आपकी ऑब्जेक्टिव जो है प्रिपरेशन का, वो कंप्लीट नहीं होता है। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पे है, कहाँ पे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस टॉपिक को थोड़ा और रिवाइज करने का जरूरत है। तो प्री सिक्योर में अपन यही कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस है, जो एमसीक्यूज है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो पीडीएफ होता है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, ये आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा, हमने जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रखा है आज से, दैट इज 1+5। ये जो 1 क्वेश्चन होगा, ये होगा तुम्हारा जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन था, इसको उठा के अपन पूछ लेंगे, ताकि ये देख पाए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने उस चीज को पढ़ा है और समझा है। प्लस ये 5 जो क्वेश्चन होंगे, ये बिल्कुल एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, पहली बात। अब मतलब दूसरी बात, एक और बात, नोट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट पीडीएफ को बहुत संभाल के रखना एंड ट्राई टू रिवाइज इट एटलीस्ट 3 टाइम्स। 3 बार जब आप लोग पढ़ लोगे, तब आपका जाके करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो गलती होने के चांसेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले प्रीलिम्स आ रहा है। अगली 50 दिनों में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको हार्डली 90 डेज के आसपास का टाइम मिलता है। तो ऐसा मत कोशिश करना कि जब 50 दिन बचे होंगे प्रीलिम्स के, तभी आप प्रीलिम्स का प्रिपेयर करना शुरू करना। खास करके वैसे लोग जो इस साल एग्जाम पहली बार दे रहे हैं। तो जो लोग एपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैं एपीएससी की सेंट्रिक बातें कर रहा हूं अभी, जो लोग एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अभी से, आज से एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। पैनिक नहीं करना है, सीरियस हो जाना है पूरे के पूरे प्रोसेस को लेके। चलो, तो वी विल स्टार्ट विद द प्री सिक्योर ऑफ द 2 नवंबर। 1 नवंबर का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अब जाके वहां पे देख लेना। ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। ये जो हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, ये हमने कल के अपने प्री सिक्योर में इसको कवर किया था। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में पूछा जा रहा है, आयुष्मान वाय वंदना कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। और ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप हमें प्लीज, आप एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो। एक बार जो सही आंसर होगा आप हमें प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम लोग अपना आज का प्री सिक्योर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं उसको अपन आज अपन कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डाना के बारे में। ठीक है, डाना को वो जो साइक्लोन आया था उसके साथ कंफ्यूज मत करना। उड़ीसा वगैरह में एक साइक्लोन आया था, उसका भी नाम डाना था, उससे कंफ्यूज मत करना। ये स्पेन में जो अभी बारिश की वजह से फ्लड, मतलब जो फ्लड आया है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। डाना का अगर आप स्पेनिश वर्जन, बहुत कॉम्प्लेक्स था, मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है, दैट इज कोल्ड ड्रॉप होता है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डाना और गोटाफिरा, शायद मे बी आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, occur when a pocket of cold air descends over the Mediterranean Sea creating atmospheric instability। ठीक है, मतलब प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कोल्ड एयर का एक पॉकेट जो है वो नीचे आएगा
और यहाँ पे जो वाटर है, जो वार्म मॉइस्ट एयर है, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, जिससे इनस्टेबिलिटी आती है, और इसी इनस्टेबिलिटी से क्या होगा, रेनफॉल आया है, फ्लैश फ्लड आया है, जिसमें अप्रॉक्स 150 लोगों की डेथ हो गई है, और कई लोग की तो डेथ ऐसे हुई है कि वो कार के अंदर ही रह गए, राइट। तो क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, अपन करेंगे डिस्कस, एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द फेनोमेना इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलर जेट स्ट्रीम, मतलब मेडिटेरियन सी के आसपास जो जेट स्ट्रीम है उसके भी रोल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि ये एक्टिव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो समर मंथ के आसपास ज्यादा होती है। ये तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है, राइट। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये हमें डाना के बारे में पढ़ना है, डाना या डाना जो भी पढ़ना है पढ़ लो आप। इसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्लाइमेट जो चेंज है इसके इंपैक्ट हम लोग पोलर रीजन पे तो बहुत अच्छे से कवर करते हैं। जो पोलर रीजन है अर्थ का, उस पे अपन बहुत अच्छे से कवर करते हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। हिमालयन जो रीजन है उसको भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं। बट एक जो रीजन रह जाती है ना, दैट इज द मेडिटेरियन रीजन। जो मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज हैं, वहां पे भी आपको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और इसी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो कंट्रीज हैं, स्पेन हो गई, ब्रिटेन हो गई, इन जैसी कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज का हीट भी फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज कहाँ आती है, मेडिटेरियन रीजन के आसपास। तो जो ये डैना का कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो कोल्ड एयर की पॉकेट है, ये आप कोल्ड एयर मान के चलना, ये कोल्ड एयर की पॉकेट नीचे आती है, नीचे डिसेंड करती है, और ये इंटरैक्ट करती है जो मेडिटेरियन सी के आसपास वार्म एयर है। अब वार्म एयर है, सी है, तो ये कैसा होगा, मॉइस्ट होगा। तो ये जो कोल्ड एयर है वो इंटरैक्ट करेगी किसके साथ, वार्म एयर के साथ, और फिर अचानक से रेनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही हुआ है कहां पे, स्पेन में हुआ है, जहां पे फ्लड्स वगैरह आ गए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे जो पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम का भी यहाँ पे रोल आता है। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो बस सुन लो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, उसको क्या बोल देते हैं, जेट स्ट्रीम बोल देते हैं। एंड आई प्रॉमिस इस वीक हम लोग जेट स्ट्रीम को अलग से कवर करेंगे। एनसीईआरटी वगैरह में भी बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आई प्रॉमिस मैं जेट स्ट्रीम आपके साथ कवर कर लूंगा, तब आपको जेट स्ट्रीम के बारे में अच्छी सी चीजें और समझ में आ जाएंगी। अभी हम लोग अपना फोकस वापस डैना पे ले चलते हैं। तो डैना क्या है, डैना का मतलब, इस डैना का जो मीनिंग है दैट इज कोल्ड ड्रॉप भी है, ये मीनिंग हैवी रेनफॉल हो जाती है। पोलर जेट स्ट्रीम वगैरह का भी रूल आता है वहां पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोल्ड एयर की बात हो रही है तो समर सीजन के आसपास तो नहीं होगी, ये जनरली कब होता है, ऑटम के टाइम में और स्प्रिंग के टाइम में। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, बाकी के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने डाना के बारे में कवर किया है, राइट। उसके बाद फिर ये स्पेन में जो चीजें हुई वो आपको दिखाया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, जब आप मेंस में क्लाइमेट चेंज वगैरह के आंसर्स करोगे, मेंस में भी अगर उसने कभी क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा तो आप उसको एज एग्जांपल कोट कर सकते हो। ये मैं बता रहा था, जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है वार्म एयर के साथ, ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है उसके साथ इंटरेक्ट करती है, और फिर बहुत सी बारिश हो जाती है बहुत थोड़े टाइम में। जेट स्ट्रीम के बारे में, जेट स्ट्रीम को हम लोग और डिटेल से कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में मतलब एक अलग से जेट स्ट्रीम पे पूरा का पूरा टॉपिक ही मैं कवर कर लेगा, हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा एक रिपोर्ट के बारे में है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल टीबी रिपोर्ट एंड इंडिया स्टेटस। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सिंस 2015 इंडिया हैज अचीव्ड अ 50% रिडक्शन इन टीबी केसेस एंड 75 रिडक्शन इन टीबी डेथ। मतलब 2015 से लेके 2023 तक इंडिया में जो टीबी के केसेस थे
वो 50% कम हो गए और जो डेथ थे वो 75% कम हो गए। ऐसा स्टेटमेंट में लिखा गया है। सही है कि गलत है ये अपन बाद में देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन डायग्नोस्ड टीबी केसेस इन 2023 with 85% of the diagnosed patient receiving the treatment। अब इतना प्रिसाइजली डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रही हैं, या फिर ड्रॉप है, या फिर मार्जिनल ड्रॉप है, या फिर बहुत अच्छा ड्रॉप है। डेटा याद कर लोगे तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखो करेक्ट नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है वो ध्यान से सुनो। क्योंकि टीबी के केसेस केवल 18% तक डिक्रीज हुए हैं और डेथ 24% तक डिक्रीज हुआ है। ये जो 50% रिडक्शन की बात कर रहा था टीबी के केसेस में और 75% रिडक्शन की बातें कर रहा था डेथ में, ये इंडिया का टारगेट था। इंडिया ने 2015 में ये प्रॉमिस किया था कि हम 2025 तक 50% केसेस और 75% डेथ को काउंटर कर लेंगे, बट इंडिया उस पाथ पे दिख तो नहीं रही है एटलीस्ट। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है कि जो डायग्नोज टीबी के केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है, मतलब अब अपन पकड़ पा रहे हैं कि हाँ चलो इतनों को टीबी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन होने के बाद भी इंडिया दुनिया का टीबी के केसेस का भी सबसे बड़ा बर्डन लेके घूमता है। और ग्लोबली अगर आप बात करो तो 26% जो टीबी के केसेस हैं वो अकेले इंडिया में होते हैं और 29% जो टीबी से डेथ होते हैं वो अकेले इंडिया में होता है। 2023 की अगर बात करोगे तो 28 लाख लोगों को टीबी के केसेस रिपोर्टेड हुए थे, जिसमें से 3,15,000 लोगों का डेथ हो गया था बेटा। उसके बाद गवर्नमेंट 2015 में एक वो प्रोग्राम लेके आती है और अपने टारगेट सेट करती है कि 2025 तक हम 50% रिडक्शन कर देंगे केसेस में और 75% रिडक्शन कर देंगे डेथ में, बट वहां पे अपन सक्सेसफुल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। टीबी के पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है वो एमडीआर भी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी होती है। लोग क्या करते हैं, इंडिया में खुद से डॉक्टर बनने की लोगों की बहुत मतलब एक हॉबी होती है। हर घर में 2-4 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अपने मन से दवाई खाएंगे, अपने मन से एंटीबायोटिक लेंगे। तो ये काम टीबी के केसेस में भी होता है और वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो कई बार लोगों का क्या होता है, कोर्स छूट जाता है, 2-3 दिन दवाइयाँ छूट जाती हैं या फिर कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके चलते जो टीबी है वो और खतरनाक हो जाती है और उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। फंडिंग वगैरह में भी इशूज आ रही है। पहले जो फंडिंग थी 2019 में वो 432.6 मिलियन डॉलर थी, जो अब घट के कितनी हो गई है, 302 हो गई है, भगवान जाने, राइट। और अगर आप टीबी का इम्पैक्ट के बारे में बात करोगे तो हाउसहोल्ड को 20% ऑफ देयर इनकम है वो टीबी रिलेटेड या फिर टीबी रिलेटेड जो हेल्थ केयर की खर्चे होते हैं उससे उनको सफर करना पड़ता है। इसका मतलब खुद की डेमोक्रेसी, मतलब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी टीबी जैसी बीमारियां जो हैं वो इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है एंड गवर्नमेंट का अप्रोच इसको लेके सही नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले आपने जो टारगेट सेट किया था आप उस टारगेट को अचीव तो नहीं करने वाले हो। थोड़ी सी बात टीबी की कर लो तो टीबी कैसा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो लंग्स वगैरह को अफेक्ट करता है, लंग्स को प्राइमरली करता है, उसके साथ और भी बॉडीज को कर सकता है। और ये स्प्रेड हो सकता है कब, जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करे, स्पिट्स करे, तो उस टाइम में क्या हो सकता है, ये आपका स्प्रेड कर सकता है। एक जो ये बात है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन निकालता है, ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट निकालता है। तीसरी जो क्वेश्चन है वो हमारा इंडिया के गोल्ड रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, हमने मतलब आज के जो क्वेश्चन है उसको जान के थोड़ा सा डेटा सेंट्रिक बनाया है ताकि आपको थोड़ा डेटा वगैरह भी कलेक्ट करने में आसानी हो जाए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। अगर आपको ट्रेंड्स पता नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो कितना है, 854.73 मीट्रिक टन विद अ पोर्शन स्टोर्ड एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बीआईएस। जो रिलायबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बीओई हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया या बीआईएस हो गया, वहां पे भी हमने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन इंडिया के गोल्ड रिजर्व का रखा है। और
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियाज गोल्ड शेयर जो है वो इंक्रीज कर गया है, पहले मार्च में 18.15% था और सितंबर में ये बढ़ के कितना हो गया 9.32% हो गया। मतलब जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें गोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का परसेंटेज बढ़ गया है। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये डेटा सही है या गलत है इसको अपन रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, बट ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब भी ग्लोबल फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस गोल्ड में बढ़ते जाता है rather देन डॉलर वगैरह। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जब भी ग्लोबल इनस्टेबिलिटी आती है, जब भी फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी आती है, तो गोल्ड वगैरह के जो रिजर्व्स हैं, वो जो सेंट्रल बैंक्स होती है कंट्री की, वो एक्युमुलेट करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व आफ्टर यूएस एंड जर्मनी। गलत बात है, इंडिया की रैंक 8 है, यूएस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है। और यूएस के पास जो गोल्ड है ना, यूएस रैंक 1 पे है, इसके बाद जो रैंक 2, 3, 4 कंट्रीज आती है ना, इनके क्यूमुलेटिव गोल्ड से भी यूएस का गोल्ड ज्यादा है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन देख लेते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही था, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, इंडिया का गोल्ड रिजर्व कितना है 854 मेट्रिक टन। आपको इसके आसपास का नंबर तो जरूर याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको 584 दे देगा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना कि इट इज 854.73 छोड़ दो, बट ये याद रखना कि अप्रॉक्स 850 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, जहां पे कुछ इंडिया में है और थोड़ा बहुत हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस में भी रखा है। अब गोल्ड का शेयर इंडिया में बढ़ा है, मार्च में ये 8.15% हुआ करता था और सितंबर में ये बढ़ के कितना हो गया 9.32% हो गया। दुनिया थर्ड मतलब इंडिया थर्ड नहीं है, 8th है। जो टॉप 3 कंट्री हैं वो है यूएस, जर्मनी एंड इटली है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले यूएस, उसके बाद जर्मनी, फिर इटली, फिर फ्रांस, और इंडिया का रैंक क्या है 8th रैंक है, राइट। इंपोर्ट कवर वगैरह का भी डेटा है, इंडिया के पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है 11.2 मंथ का इंपोर्ट अपन आराम से कवर कर सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, प्रशांत सर ने आपको इकोनॉमी की क्लासेस में बड़े प्यार से समझाया होगा, मैं बस एक बार पासिंग आर्गुमेंट दे देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास एक ऐसा रिजर्व है जिसको आप फॉरेन के करेंसीज वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हो, उसी को क्या बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रीसियस मेटल होते हैं, मोस्टली गोल्ड होता है, और जो दुनिया की कुछ वाइडली एक्सेप्टेड करेंसीज हैं, जैसे आप डॉलर मान लो, पाउंड मान लो, येन मान लो, चाइनीज करेंसीज मान लो, उनको यहाँ पे रखा जाता है। हर कंट्री का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, किसी में डॉलर ज्यादा है, किसी में गोल्ड ज्यादा है, तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं। उसके बाद फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स के ऊपर जो कजान डिक्लेरेशन हुआ था, जो रिसेंटली अभी कंक्लूड हुआ, उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला वाला स्टेटमेंट देखना कि इट कॉल्स फॉर इंक्रीज्ड मिलिट्री कोलैबोरेशन अमंग ब्रिक्स नेशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड पैलेस्टीन। दुनिया के जो अभी के टाइम अगर बात करोगे, दुनिया में जो सबसे 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दैट इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इजराइल वाला जो चल रहा है, पैलेस्टीन वाला इशू चल रहा है, वो उसकी बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि ब्रिक्स के नेशंस आपस में मिलिट्री कोलैबोरेशन करेंगे। अब ये स्टेटमेंट देखो एकदम इलॉजिकल है, इसको देखते ही काट देना है। रीजन बीइंग ब्रिक्स कभी भी नाटो जैसा बिहेव नहीं करेगी कि हम मिलिट्री कोलैबोरेशन वगैरह करेंगे, हम बम फेंक देंगे, ऐसी बातें नहीं होंगी। वहां पे डिप्लोमेसी की, डायलॉग की, कोऑपरेशन की बातें हुई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द डिक्लेरेशन फोकस ऑन द नीड फॉर अ यूनिफाइड अप्रोच टू एड्रेस ग्लोबल इश्यूज थ्रू इनहांस कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स। बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली सही है कि जो वेरियस सेक्टर हैं उनमें कोऑपरेशन की बातें होंगी। कोई भी इंटरनेशनल अगर डिक्लेरेशंस वगैरह होते हैं उसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनली आपको कोऑपरेट वगैरह की बातें कही जाएंगी, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ट्रेड को बूस्ट करेंगे, किस में, लोकल करेंसीज में, एंड एक्सप्लोर करेंगे ब्रिक्स का ग्रेन एक्सचेंज एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। ब्रिक्स की कंट्रीज देखो, यूरोप की जो कंट्रीज हैं
और खास करके यूएस ब्रिक्स को पसंद नहीं करती। रीजन ये है कि जो इंटरनेशनल हेजेमनी क्रिएट करके रखा था यूएस ने, यूरोप की कंट्रीज ने, ब्रिक्स उसकी धज्जियां उड़ा देती है। ब्रिक्स बात करती है डी डॉलराइजेशन की। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, आज जो दुनिया है ना वो डिपेंडेंट हो गई है डॉलर पे। हर कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें डॉलर होता है। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम करने जा रहे हो। अब ये कैसे कम करोगे, जब डॉलर की एक्सेप्टेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, उसी को डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। इसको दो तीन तरीके से कम किया जा सकता है। सबसे पहला, रीजनल करेंसीज लॉन्च करना शुरू कर दो। जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज आपस में रीजनल करेंसीज लॉन्च करना शुरू कर देंगे तो उस केस में क्या होगी, हमें ब्रिक्स का, हमें क्या होगा, डॉलर का डिमांड थोड़ा सा उस रीजन में कम हो जाएगा या उन ट्रेड में कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, लोकल करेंसीज में ट्रेड कर लो। इंडिया रशिया आपस में ट्रेड कर ले एक दूसरे के करेंसी के साथ। बट यहाँ पे फिर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में डिफरेंस अगर हो गया तो फिर क्या करोगे। जैसे रशिया इंडिया से बहुत सारी चीज खरीदता है, इंडिया रशिया से कम चीजें खरीदती है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इंडिया के पास बहुत सा रशियन करेंसी हो गया तो उसका क्या करेगा, उसकी दुनिया में तो एक्सेप्टेंस है नहीं। बट डॉलर में डील करने से क्या होता है कि आप डॉलर लाओ, किसी भी कंट्री को डॉलर लाओ, किसी भी कंट्री को डॉलर मतलब डॉलर में पेमेंट कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस आती हैं वहां पे। तो कजान डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट था उसमें आपको करेक्ट बताया गया है। इसका सही स्टेटमेंट है बी। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, मिलिट्री कोऑपरेशन की, मिलिट्री कोलैबोरेशन की बातें नहीं है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। उसके बाद ब्रिक्स का जो समिट हुआ अभी रिसेंटली 2024 में, प्रधानमंत्री जी आपको दिखे होंगे, इनसे मुलाकात भी हुई। और ये मुलाकात जो हुई है ये इस डिकेड की 2020s का ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोटोग्राफ है। अभी नहीं पता चलेगा, आज के 5 साल बाद आपको, 3 साल बाद आपको पता चलेगा। तो कजान रशिया का एक सिटी है, वहां पे हुआ था 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ये मीटिंग हुई थी। और समिट का थीम क्या था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, देखो बाइलैटरलिज्म होता है, बाइलैटरल होता है, दो कंट्रीज के बीच में ज्यादा मिल गई, दैट इज मल्टीलैटरल। तो मल्टीलैटरलिज्म को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। एम क्या है उसका, फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। दुनिया भर में डेवलपमेंट पे फोकस करना है, दुनिया भर में सिक्योरिटी पे फोकस करना है। उसी थीम के बेसिस पे इस बार का ये समिट हुआ था। और ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बिंग ब्रिक्स एक्सपैंड कर गई। ब्रिक्स जो पहले BRIC था, उसमें 2009 में आता है हमारा साउथ अफ्रीका, और फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है। और अभी रिसेंटली बहुत से मेंबर्स और ऐड हुए हैं। जो मेंबर्स ऐड हुए हैं वो इस साल एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कंट्रीज ऐड हुए ध्यान से देखना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये 5 कंट्रीज ऐड हुए हैं इस बार के समिट में। एम क्या है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न को एड्रेस करना है, और जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बातें करता है। कौन, ब्रिक्स। अगर ये मेंस की क्लास होती तो मैं आपको बताता कि ब्रिक्स ने कैसे इंटरनेशनल जो हेजेमनी थी बाकी के इंस्टीट्यूशंस का, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, UN की, इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। जब ये बना था तो इसको लेके बहुत बज़ क्रिएट हुआ था। कजान डिक्लेरेशन में वही सारी बातें हो रही है, मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस करना है अपने को, जियोपॉलिटिकल फोकस करना है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो यूक्रेन में हो चाहे वो फलस्तीन में हो, इसको हमें एड्रेस करना है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन वगैरह की बातें हो रही हैं कि लोकल करेंसीज वगैरह को प्रमोट करते हैं, ट्रेड करते हैं। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या हुआ, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे पेमेंट करेगी, उस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। एक फिनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म्स वगैरह की बातें हो रही हैं, जो IMF वगैरह का पार्ट है। जो IMF वगैरह जैसी चीजें हैं उसमें अपने को क्या करना है, इंप्रूवमेंट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट वगैरह को प्रमोट करने की जरूरत है। फाइनेंस में इनोवेशन वगैरह की बातें हैं, हेल्थ एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड बातें हैं, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वगैरह है, उस सब में भी अपने को रोल प्ले करना पड़ेगा। अपने को का मतलब ब्रिक्स को रोल प्ले करना पड़ेगा। एक नई कैटेगरी बनाई गई है पार्टनर कंट्रीज की, ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप बनाई गई है, जिसमें जो कंट्रीज हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, जो नई नई कंट्रीज हैं जो आगे जाके उनको मेंबरशिप भी दिया जा सकता है। और फोकस किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह पे। देखो एज सच प्रीलिम्स का यहाँ से बहुत कुछ नहीं निकलेगा, बट इसको बार बार बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि मेंस के क्वेश्चन में आपको लिखने आ जाए, वही मल्टीलैटरलिज्म, कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, वही सब बातें लिखनी होती हैं।
लास्ट क्वेश्चन एक लेक के बारे में है, सांबर लेक के बारे में है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में पुलिकट लेक के बारे में और चिलिका लेक के बारे में आपको 2-2 पॉइंट्स बताने हैं, केवल 2, इससे ज्यादा नहीं बताना। 2 पॉइंट पुलिकट के बारे में और 2 पॉइंट चिलिका के बारे में आपको बताना है। खैर, इस क्वेश्चन पे वापस अगर आएंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सांबर लेक के बारे में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक। इनलैंड का मतलब क्या होता है, वैसी लेक जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। सलाइन का मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई है। तो इंडिया की ये लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है, बिल्कुल सही बात है। जो नगौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहां पे ये सांबर लेक पड़ती है। यहाँ पे अभी रिसेंटली ना जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना, उनमें बहुत डेथ हो गया है, मतलब हंड्रेड्स के नंबर में उनका डेथ हुआ है, इसीलिए ये जो सांबर लेक है वो न्यूज में था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 2 रिवर्स है, मेंढा एंड रूपनगढ़, ये 2 रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर लिखा हुआ है, गलत है, पेरिनियल नहीं है, ये सीजनल रिवर है। इतना माइन्यूट आपको डिफरेंस देना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही था, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये पेरिनियल नहीं है, कैसी है, सीजनल रिवर है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हमने रामासार साइट में रखा था सांबर लेक को 1990s में। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आज सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो सही विल बी ऑप्शन बी। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो सीजनल रिवर है मेंढा एंड रूपनगढ़, वहां से इसको पानी वानी मिलता है। और सांबर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है। यहाँ पे हमने मैप भी डाल दिया है, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह है या जो इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह है वहां पे इस मैप में आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देख लेना। सलाइन लेक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, दुनिया का जो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है दैट इज कैस्पियन सी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके आसपास के जो कंट्री है उसको तुम याद करो, इससे पहले मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ये 5 कंट्रीज के आसपास कैस्पियन सी पाई जाती है। टी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड फॉर अजरबैजान, के स्टैंड फॉर काजाख्स्तान, आर स्टैंड फॉर रसिया एंड आई स्टैंड फॉर ईरान। ये 5 कंट्रीज के आसपास कैस्पियन सी पाई जाती है। यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है कि जो वाटर बॉडी है उसके आसपास की कंट्रीज पूछ लेगा। 2-3 कंट्रीज बहुत फेमस है, 2-3 जो वाटर बॉडी है वो यूपीएससी के बहुत फेमस है, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। अब आप कमेंट सेक्शन में कैस्पियन सी का तो मैंने बता दिया, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के आसपास जो कंट्रीज मिलती हैं उन कंट्रीज को आप बताना। हम लोग आने वाले प्री सिक्योर में इन कंट्रीज को भी कवर करेंगे, am I right? तो आज की जितनी होमवर्क थी उसको बहुत अच्छे से कर लेना, कल के एमसीक्यूज को रिवाइज कर लेना और आज के एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। जो भी लर्निंग आउटकम्स है उसको लिखना। अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। वी विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन। हमने अपना प्रीलिम्स मोड ऑन कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी अपना प्रीलिम्स मोड ऑन कर दिया होगा। आप डेली एडिटोरियल एनालिसिस भी देखते रहिएगा ताकि मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी साइड बाय साइड चलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।